साल 2016 की उस रात की कहानी जब जेएनयू में लगे थे देश विरोधी नारे। पुलिस थाने में कन्हैया कुमार ने छात्र नेता को कौन सी धमकी दी थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे फैलता है देश विरोध का जहर? तो हमें सूचना मिली कि इस तरह की कुछ घटना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई है और हम देखते हैं कि वहाँ नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ऐसे नारे लगाए गए। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो मैं नॉर्मली कन्हैया से बात कर रहा था तो उसने अपने बारे में पहले मुझे बताना शुरू किया और उसके बाद मेरे से कहता तुझे पता है कट्टा क्या होता है? मैंने बोला कट्टा? बंदूक? मैंने ये क्या? मेरे को दो इंसिडेंट आपको बताऊंगा। 9 फरवरी 2016 और 22 फरवरी 2017 मैं इस समय दिल्ली छात्र संघ का अध्यक्ष था और रामदास कॉलेज में ये दोबारा घटना घटी। आम छात्रों ने उमर खालिद का विरोध किया क्योंकि वो उस टुकड़े गैंग में शामिल था। इस वक्त कन्हैया कुमार ने सारी तैयारी की थी। छात्र संघ नेता के तौर पर आपको क्या इसकी कोई भनक कभी लगी? मतलब एक इस तरीके का माहौल, नकारात्मक माहौल इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। नशे में धुत रहते, गांजा फूकते, भाजपा की सरकार बनी है, मोदी जी आए हैं और हमारे खासकर गृह मंत्री जी ने बहुत तंज इन पर कसा है और 70 से 80% जो नेक्स्ट लेवल में आज देखने को मिल रहा होगा समाप्त हो गया। छोटी छोटी गैंग जो कि एंटी नेशनलिज्म है, जो देश के खिलाफ काम करती है, उन्होंने अपना जेएनयू अड्डा बना रखा है। 9 फरवरी साल 2016 दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू, उसमें बवाल होता है, देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं। कन्हैया कुमार, उमर खालिद, इस तरीके के लोग, उन पर आरोप लगाए जाते हैं और पूरी दिल्ली में बवाल मच जाता है। उसके बाद लगातार जेएनयू जो है वो चर्चा का विषय रहता है। लेकिन आखिर वो पूरा मामला क्या था? कन्हैया कुमार की मंशा क्या थी? आखिर उस रात क्या हुआ? क्योंकि वसंत कुंज थाने में कन्हैया कुमार गए थे, उस रात वसंत कुंज थाने में क्या हुआ था और पूरी कहानी के पीछे की जो हकीकत थी वो क्या थी, मुझे बताएंगे। उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष अमित तंवर जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। इनका सामना कन्हैया कुमार से हुआ था। पूरी कहानी उस वक्त की जो पूरी कहानी थी वो अमित जी की जुबानी हम सुनेंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ था, क्या कन्हैया कुमार ने कहा था, क्या उनकी मंशा थी और क्या जेएनयू में चलता है। ये हकीकत भी जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। अमित जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े। अमित जी, क्या कहानी थी? क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। आप तो छात्र संघ के अध्यक्ष थे, आपका तो सामना भी हुआ था कन्हैया कुमार जी से, आप पूरे छात्र को संघ को देखते भी थे, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखते थे। क्या थी वो उस रात की कहानी पूरी? देखिए, जब ये 9 फरवरी को एक घटना घटी, उस समय मैं विद्यार्थी परिषद में था और उस समय जेएनयू के आसपास, क्योंकि मेरा गांव जो है वो जेएनयू के 7-8 किलोमीटर के आसपास ही है, फतेहपुर बेरी। तो हमें सूचना मिली कि इस तरह की कुछ घटना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई है। तो हम सभी वहाँ जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ जो नारे लगे, हम सब भली भांति जानते हैं कि इस तरह का वहाँ एक षड्यंत्रकारी माहौल क्रिएट किया गया। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ऐसे नारे लगाए गए। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ऐसे नारे, तमाम जो देश विरोधी नारे लगे, वो मेरे आंखों देखी बात है। उस घटना के बाद जब पुलिस प्रशासन ने उन तमाम, चाहे वो कन्हैया कुमार है, उमर खालिद है, उनको थाने में ले जाया गया, तो मैं और हमारे कुछ कार्यकर्ता साथी हम सब थाने में थे। तो उस समय एक छोटा सा जो वहाँ का जो सीन हुआ मेरे सामने, बहुत ही दिल दिलाने वाली बात है। किस तरीके का एक विद्यार्थी के मन में कितनी कूटनीति भरी है और भारत के प्रति कितनी मतलब निराशाजनक बातें उसके है। कितना कैसे जहर भरा मैंने जब देखा उन्होंने, तो मैंने अंदर से जहर देखा। तो मैं नॉर्मली कन्हैया से बात कर रहा था तो उसने अपने बारे में पहले मुझे बताना शुरू किया और उसके बाद मेरे से कहता तुझे पता है कट्टा क्या होता है? मैंने बोला कट्टा? बंदूक? मैंने ये क्या, कभी चलाई है? वो उसने अपनी जो भोजपुरी टोन जो उसकी है उसमें उसने मुझसे बोला। मैं उसको सदमे से देख रहा था कि एक विद्यार्थी जो वहाँ रिसर्च स्कॉलर है वो किस तरीके की बात कर रहा है। और उसने लिटरली बोला और मुझसे कहा कि मैं बनाना भी जानता हूँ और मैं चलाना भी जानता हूँ और मेरे घर में मेरे माता पिता से लेकर सब बनाते हैं, चलाते हैं। मैं शौक लिटरली, मैंने कि किस तरीके से जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक छात्र ऐसी मानसिकता रख सकता है। और तुरंत जब मेरे कुछ साथी कार्यकर्ताओं ने कैमरा ऑन किया, तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि कैमरा के सामने वो व्यक्ति बिल्कुल मासूम, जैसे कोई बकरी बन जाती है, ऐसे देखो हमारे ऊपर हमें मार रहे हैं, हमें टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसे। तो
दोहरा चरित्र कन्हैया कुमार का मुझे उस दिन देखने को मिला। और कैमरे के सामने और कैमरे के बाद जो अर्बन नक्सल का जो वर्ड है, जो शब्द निकल कर आया, वो ऐसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में इन जैसे जो विद्यार्थियों को गुमराह कर कर जो ये नक्सलिज्म खड़ा किया है, जो कम्युनिज्म खड़ा किया है, वो एक बहुत ही निंदनीय है। आपने उस रात का जिक्र किया जब आप वहां पर पहुंचे, वहाँ किस तरीके का माहौल था, कितने स्टूडेंट वहां पर इकट्ठा थे, और क्या आपको मतलब उस वक्त कोई विरोध भी कर रहा था क्या? बिल्कुल यूनिवर्सिटी विरोध में थे। हम्म, वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका विरोध कर रही थी। वहाँ लेफ्ट के जो तमाम संगठन है, किस तरीके एक मॉब निकल कर आया और वो तुरंत उन्होंने अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ऐसे नारे लगाने चालू कर दिए। अब स्वाभाविक सी बात है, भारत का रहने वाला प्रत्येक नागरिक जो सनातनी है, हिंदुस्तानी है, वो उसको देख के चिढ़ेगा। उसको कहीं ना कहीं उसका हृदय आहत होगा कि इस तरीके की हमारे इस देश में रहने वाले लोग यहाँ टुकड़े के बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा प्रोपोगेंडा स्टार्ट किया गया, और ये सारा का सारा जो है ये बिल्कुल हमारे जो, और ये पहली बार नहीं है। मेरे को 2 इंसिडेंट आपको बताऊंगा, 9 फरवरी 2016 और 22 फरवरी 2017, क्योंकि मैं इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था और रामदास कॉलेज में ये दोबारा घटना घटी। वहाँ उमर खालिद इस कार्यक्रम में स्पीकर था। हम सब कार्यकर्ताओं ने और आम छात्रों ने उमर खालिद का विरोध किया, क्योंकि वो उस टुकड़े गैंग में शामिल था। और वहाँ से हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है प्रशांत चक्रवर्ती जी, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने उनका एक जो कार्यक्रम वहाँ किया था, और जब छात्रों ने उसका विरोध किया तो वहाँ ऐसे नारे फिर एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय को देखने को मिले कि बस्तर मांगे आज़ादी, इस तरीके के नारे, हमें चाहिए आज़ादी, बस्तर मांगे आज़ादी। किस बात की आज़ादी? भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी है इस देश में रहने की, तो किस बात की आज़ादी मांगते हैं? और जब दिल्ली विश्वविद्यालय में उनकी बात नहीं बनी और दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों ने उनका विरोध किया, उन्हें भगाया, तो उन्होंने फिर ऐसे नारे लगाए। और वहाँ पर उनके जो लेफ्ट के जो लोग थे, उन्होंने फिर से वही अपनी वो डफली बजानी उनकी चालू हो जाती है, और हमें चाहिए आज़ादी, बस्तर मांगे आज़ादी, ऐसे नारे। तो कहीं ना कहीं ये अब कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में घुसकर हमारे जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खास बात ये 2014 जब से भाजपा की सरकार बनी है, मोदी जी आए हैं, और हमारे खासकर गृह मंत्री जी ने बहुत ही तंज इन पर कसा है, और 70 से 80% जो नक्सलिज्म में आज देखने को मिल रहा होगा समाप्त हो गया है। चाहे महाराष्ट्र है, चाहे उड़ीसा है, चाहे झारखंड है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ अब बहुत कम नक्सल देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं नक्सल अब यूनिवर्सिटीज, अर्बन नक्सल की बात करें तो ये जो घाक बैठे हुए हैं, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारी युवा पीढ़ी को खराब करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी छिपकर बैठे हुए। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस वक्त कन्हैया कुमार ने सारी तैयारी की थी, अब ये तैयारी एकदम तो हुई नहीं होगी, उसकी पहले से 2, 4, 5 दिन, 1 हफ्ता पहले से तैयारी की होगी। छात्र संघ नेता के तौर पर आपको क्या इसकी कोई भनक कभी लगी कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है जेएनयू में, या इस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, जेएनयू के लिए कोई आम बात नहीं है। लगातार कई बार इस तरह की घटना वहाँ पर सामने आती है, और ये जेएनयू विश्वविद्यालय जहाँ हमारी दुर्गा माता के खिलाफ इन्होंने अलग अलग पोस्टर्स आते हैं, तो कभी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके खिलाफ ये निकालते हैं। यानी ये अपनी एक दुनिया इन्होंने बना रखी है। यानी इनकी दुनिया में जो सही है वो पूरा देश माने, वो सभी इनके हिसाब से चले। अगर इनको नहाना नहीं है तो वो आम जनता भी ना नहाए, अगर ये कमरे में बंद रहना चाहते हैं तो ये कमरे में बंद रहे। यहाँ तक कि मैंने देखा है इनके प्रोफेसर्स और इनके कार्यकर्ता नशे में धुत रहते हैं, गांजा फूकते हैं। आप जाके देखिए, मतलब एक इस तरीके का माहौल, नकारात्मक माहौल इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। और बहुत ही देखिए तो मुझे लगता नहीं है देश के लिए ठीक है। सपोर्टिव कौन लोग इस तरीके के लोगों की, इस तरीके की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, खासतौर पर जेएनयू की अगर मैं बात करूँ? जेएनयू की बात करें तो देखिए, मैं 15 साल में मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में हो गया है, और मेरा लगातार जेएनयू से जुड़ाव भी रहा है। मैं जाता भी रहा हूँ, वहाँ छात्र संघ चुनावों में भी हमारी भूमिका रहती ही है। तो कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिज्म है, आपने देखा होगा
2014 से पहले तो 2014 के बाद का जो भारत है बहुत फर्क पड़ा है। और ये इनकी छोटी छोटी गैंग जो कि एंटी नेशनलिज्म है, जो देश के खिलाफ काम करती है, उन्होंने अपना जेएनयू अड्डा बना रखा है। तो उस अड्डे को तोड़ने का काम भी सरकार ने किया है। अच्छा, एक चीज़, जैसे आप जेएनयू जाते हैं अपने कार्यक्रम के लिए या फिर छात्रों से बात करने के लिए, आपको दोनों तरफ के छात्र मिलते होंगे। एक तो उस तरीके की विचारधारा के, एक जो ठीक लोग हैं वो भी मिलते होंगे। तो जो ठीक लोग हैं, जो ठीक बच्चे हैं, उनसे कभी आपकी बात हुई कि कैसे वो बच पाती हैं इन लोगों से, कैसे वो इन लोगों से अलग रह पाते हैं? क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है इस तरीके के लोगों से बचना। देखिए क्या है, टारगेट करते हैं। अब टारगेट करते किसको है? यानी कोई गरीब गांव से आया है, कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है, या तो ये जाति के नाम पे करेंगे, ये क्षेत्र के नाम पर करेंगे, और उसके बाद एक एक स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं कि जाति के नाम पे, उसके क्षेत्र के नाम पे आओ हमारे साथ रहो। उसके बाद धीरे 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 उसको पार्टियां देते होंगे, पैसा खर्च करते हैं। फिर उसको मैं आपके मन से खुला कहना चाहूंगा कि वो नशे की तरफ उनको ले जाते हैं। उनके माइंड को पूरा इतना एक्सप्लॉइट कर देते हैं कि जो विद्यार्थी है, क्योंकि 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अपने घर से दूर कोई रह रहा है, चाहे हॉस्टल में रह रहा है, पीजी में रह रहा है, और उसको इतना नहीं पता है कि किस तरीके से। अब स्वाभाविक है, मान लो हमारी कोई बहन बेटी है, वो घर से बाहर आ रही है, निकल के दिल्ली आई है, स्कूल, अब देखो वो कहते हैं ना आजादी, वो कहेंगे स्कूल ड्रेस से आजादी, घर से आजादी, संस्कारों से आजादी, माता पिता के प्रेम से आजादी। वो तो जीवन जी ही नहीं रहे, वो जीना तो इनको ये जीवन जीना ये सिखाते हैं। तो इस तरीके का उनका जो पूरा ब्रेन वॉश किया जाता है। और उसके बाद फिर आप देख लोगे उमर खालिद, कन्हैया कुमार जैसे भटके हुए नौजवान जो अर्बन नक्सल की तरफ जा रहे हैं, वो ऐसे ही निकलते हैं। अच्छा, अब आपने क्योंकि कहा कि बदलाव आ रहा है, आप क्योंकि छात्र संघ के नेता रहे हैं, आपने वो दौर भी देखा है जब नारे लगे, आप इस दौर को भी देख रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं? किस तरीके के, किस स्तर पे बदलाव? देखिए, मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हुआ है और 3 सीट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीती है। और हम कहते हैं जेन जी जनरेशन है, और पूरे देश भर में जेन जी जनरेशन मोदी जी को सपोर्ट कर रही है, राष्ट्रवाद को सपोर्ट कर रही है, और अपने इस देश को एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, अलग अलग फील्ड के माध्यम से ये जेन जी जनरेशन देश को आगे लेके जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब अब समाप्ति की ओर है। और जैसा कि संकल्प हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का है कि 2026 तक नक्सल को पूरा खत्म कर देंगे, और युवा अमित शाह जी के साथ है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि जो ये चीजें हैं, इस तरीके की विचारधाराएं, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएं। लेकिन जो उस दिन, उस रात की पूरी कहानी है, वो अमित जी ने हमें बताई है। क्योंकि जाहिर तौर पर हम लोगों ने जो कहानियां सुनी है वो केवल अलग तरीके की कहानी सुनी है, लेकिन अमित जी वहाँ पर मौजूद थे, इनकी बातचीत हुई है कन्हैया से। और जो कन्हैया अपने आप को कैमरे के सामने आकर, मीडिया के चैनलों पे आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी हकीकत क्या है, ये आपने अमित जी की जुबानी सुनी है। तो आप लोगों का क्या मानना है? जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस पूरी तरीके से एक षड्यंत्र के तहत बच्चों को बरगलाया जा रहा है, बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।